हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर हमने एटॉमिक मॉडल्स पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था विद थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एंड थॉमसन एटॉमिक मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल के अंदर हमने पढ़ा था इसके कुछ पोस्टुलेट जो थे वो क्या थे कि इसके हिसाब से पूरा एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। या फिर इस मॉडल को एक और नाम देते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। लेकिन लेटर ऑन जब हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो उसके हिसाब से ये जो थ्योरी है, ये जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। वो कैसे कि रदरफोर्ड के हिसाब से जब उसने अल्फा पार्टिकल जो है वो होते हैं डबली चार्ज हीलियम, मतलब उनका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। अगर वो डबली चार्ज हीलियम को अगर आप एक मेटल प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करा दें तो थॉमसन का मॉडल अगर मैं करेक्ट मानूं तो पूरे के ऊपर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आएगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये हीलियम या जो अल्फा पार्टिकल है इस प्लेट से पार नहीं हो पाएगा। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हमने जो ऑब्जर्वेशंस देखे, रदरफोर्ड का मॉडल उसके अंदर क्या आया था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो पास कर गए फॉइल से विदाउट बीइंग डिफ्लेक्टेड। इट मींस हमारे पास क्या रहा होगा, मैक्सिमम स्पेस क्या रहा होगा, खाली। मतलब हमारे पास पार्टिकल जो है या पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत छोटे से रीजन में कंसंट्रेट रहा होगा। इसको उन्होंने क्या बोल दिया है, न्यूक्लियस। इसका मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने। उसके बाद जो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर और भी हमने ऑब्जर्वेशंस देखे थे, या कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी रदरफोर्ड मॉडल के अंदर वो हमारे पास क्या थी रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, वो याद रखेंगे बेटा। देखो, एक तो इंपॉर्टेंट है इसके जो ऑब्जर्वेशन है वो हम याद रखेंगे, और इसके जो कंक्लूजन उससे जो निकाले वो हम याद रखेंगे। नेक्स्ट जो चीज है कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। देन न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में उसने बताया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कितना आया था, 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर या ए की पावर 1/3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए क्या था बेटा, मास नंबर। ठीक है, तो कोई अगर ये पूछ ले कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस की जो मिनिमम साइज है वो कितनी होती है। देखिए बेटा, तो मिनिमम के लिए अगर मैं देखो मास नंबर ए, हाइड्रोजन की अगर मैं बात कर लूं तो हाइड्रोजन के लिए मास नंबर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो रेडियस क्या हो जाएगी हाइड्रोजन की, न्यूक्लियस की 1.33 इंटू 10⁻⁻13 ए की पावर 1/3 मतलब 1 हो गया। और ये 10⁻⁻13 सेंटीमीटर को एक और चीज बोलते हैं जो मैंने बताया था, दैट इज फर्मी मीटर, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.33 फर्मी मीटर, मतलब न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो फर्मी मीटर ऑर्डर की होती। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेडियस जो है या जो साइज है न्यूक्लियस की इन कंपैरिजन विद साइज ऑफ एटम 10⁵ टाइम्स कम होती है। मतलब रेडियस ऑफ एटम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ टाइम्स ज्यादा होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर वॉल्यूम की अगर अपन बात करें तो देखो बेटा, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होता है स्फीयर का 4/3 πr³, राइट। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, इस रेडियस का क्यूब कर दे तो क्या हो जाएगा 10⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अगर सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है कभी, तो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr²। इसका मतलब एरिया ऑफ एटम इज 10⁻, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻10 ऑफ एरिया ऑफ न्यूक्लियस। ये हमारे पास रिलेशन आ जाए तो हम बता सकते हैं कि न्यूक्लियस का साइज जो है एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, और पूरे एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, डी न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करने वाले हैं आज अबाउट दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है।
देखिए बेटा, वेव बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट बीइंग ट्रांसफर ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि अगर आपका सिर्फ पानी भरा हुआ है और उसके बीच में मान लो आपने एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, तो वुडन ब्लॉक क्या करेगा, पानी में ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। तो जब ये ऊपर नीचे मूव करेगा तो इसकी वजह से जो वेव्स बनेगी, तो सर्कल्स बनेंगे इसके आसपास, वो धीरे 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 दूर मूव करते जाएंगे। तो बेसिकली हुआ क्या कि आपके पास ये वुडन ब्लॉक तो यही है, लेकिन इसकी वजह से जो वेव्स बने हैं वो वेव्स दूर 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 तक ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब इसने जो एनर्जी ट्रांसफर करी है, तो वेव्स की फॉर्म में एनर्जी दूर तक ट्रांसफर हो जाएगी, पर ये मैटर जो है वो यहीं पे रहा। तो ये हमारे पास क्या होता है, वेव मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमारे चैप्टर में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, फिजिक्स में जब वेव ऑप्टिक्स या वेव जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है। जो कि हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, एंड साथ ही वो डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं उसके भी वो परपेंडिकुलर होते हैं। पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन अभी हमें नहीं पता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेंगे तो उस टाइम पे आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वेव क्या है, इट इज द वेव मोशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स without being transfer or matter in these points, right? इन दो पॉइंट के बीच में मैटर का ट्रांसफर ना होके सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज नोन एज वेव मोशन। ठीक है, हमारे पास जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जनरली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेसिकली लाइट वेव्स होंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। ठीक है, ईएम वेव्स ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, हो जाएगा c, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर, या स्पीड ऑफ लाइट c जो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास। सेकेंड, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनको मूव करने के लिए या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं लाइट की, तो लाइट के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर मैं साउंड वेव की बात करूं तो साउंड वेव के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अगर आप वैक्यूम में अगर आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज ट्रेवल नहीं करेगी, लेकिन अगर आप वैक्यूम के अंदर भी टॉर्च अगर जलाते हो तो उसकी लाइट जो है वो ट्रेवल कर सकती है। ये क्या हो जाएगा, इट डज नॉट या डू नॉट रिक्वायर medium for the propagation। प्रोपेगेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको बाद में जाकर अच्छे समझ में आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक and magnetic field components perpendicular to the direction of their
propagation, direction of their propagation and to each other. वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेव का, और वो अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म अभी हमारे लिए नहीं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ वेव जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की बात करने वाले हैं, दैट इज वेवलेंथ, या इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, या इसका वेव नंबर हो गया, इसका कितना डिस्टेंस, टाइम पीरियड, ये सब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सिंपली जैसे पहले हो गया हमारे पास वेव लेंथ। देखिए वेव की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। अब बेटा ये जो पॉइंट्स होते हैं इन पॉइंट्स को बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो डेप्थ वाले पॉइंट होते हैं इन्हें बोलते हैं ट्रफ। अब अगर मैं टर्म यूज कर रहा हूं वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का मतलब हो जाता है कोई भी दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो कॉन्जिक्यूटिव सिमिलर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। कहने का मतलब यहां से या दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस जो कॉन्जिक्यूटिव हो, दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वो भी वेवलेंथ होता है, या फिर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से यहां का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। मतलब कोई भी दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, या एनी टू कॉन्जिक्यूटिव सिमिलर पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ, ठीक है। और ये जो हाइट होती है इस वेव की, या जो इसकी जो डेप्थ होती है, इसे बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा। देखिए पहला टर्म हम बात करने वाले हैं दैट इज वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, इट इज द डिस्टेंस between two consecutive crest or trough or any two similar points, कोई भी दो सिमिलर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, राइट। तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस होता है। तो इसकी अगर यूनिट की मैं बात करूं, यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, सेंटीमीटर मीटर, ये तो अपने को पहले से पता है। कुछ और टर्म जो हम यहाँ पे याद पढ़ने वाले, दैट इज पिकोमीटर, ये बहुत स्मॉल वाली यूनिट होगी, दैट इज 10 to the power -12 मीटर हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 to the power -10 मीटर हो जाएगा। क्या सेंटीमीटर में हम इसको बात करेंगे तो 10 to the power -10 सेंटीमीटर, 10 to the power -8 सेंटीमीटर, राइट। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है 10 to the power -9 मीटर या 10 to the power -7 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोमीटर, वो 10 to the power -6 मीटर या 10 to the power -4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। तो ये टर्म्स जो है इस चैप्टर में बार बार यूज होने वाले हैं। फर्मी मीटर अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी या इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय ए वेव इन ए यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के अंदर या
एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशन कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेव, मतलब वेव सॉरी फ्रीक्वेंसी, या इसको बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा फ्रीक्वेंसी। तो इसकी अगर यूनिट की मैं बात करूं तो समय की यूनिट, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड। ये क्या हो जाएगी यूनिट, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, या मिनट इनवर्स हमारे पास की यूनिट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट इज नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अभी हमने बात किया था एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई भी जो वेव है इसके क्रेस्ट की हाइट या इसके ट्रफ की जो डेप्थ होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, देखो इट इज दी हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। ठीक है, वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर के अंदर ही होने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट दी वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार के थ्रू, न्यू और उसके ऊपर बार लगा दिया मैंने। तो ये क्या होता है बेटा, वेवलेंथ का इनवर्स होता है लेमडा, और 1/λ दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। तो क्या हो जाएगा, इट इज दी इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का इनवर्स न्यू बार दैट इज 1/λ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेव नंबर। ये हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। इसके यूनिट्स हो जाएंगे, स्मॉल यूनिट्स रहेंगे तो नैनोमीटर, तो नैनोमीटर इनवर्स इसके यूनिट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एक और चीज के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग दी स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ वेव जो हमने पता किया अभी कि वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे जो वेव है वो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा के बराबर है, वेवलेंथ के बराबर। एक यूनिट डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड है सी, लैम्डा और टाइम पीरियड क्या है, टी। तो देखिए बेटा लैम्डा हो गया इनटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/t, टी को एक साइड में लेके आके 1/t क्या अभी मैंने पढ़ा था टर्म फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर स्पीड, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास होंगे या बार बार इसका टर्म का हम यूज करने वाले। चलिए तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम पहले कर लेते हैं। कैलकुलेट लैम्डा फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ऑफ ए wave having time period equal to 2 नैनोसेकेंड। 2 नैनोसेकेंड उसका टाइम पीरियड है। उस वेव का अपने को क्या निकालना है, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, सभी चीजें कैलकुलेट करनी। चलिए तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सबसे पहले हम बात करें, दैट इज 1/टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड दे रखा अपने को 2 नैनोसेकेंड। 2 नैनो मतलब 10⁻⁹। देखो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, ये 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁸/2 मतलब 5 × 10⁸ हमारे पास सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाए। फ्रीक्वेंसी हमें पता है तो हमें क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ। देखिए जैसे c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ये रिलेशन अभी हमने पढ़ा था। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, c/न्यू, और c होता है 3 × 10⁸ और न्यू क्या है 5 × 10⁸। तो ये कितना हो गया, देखो 3/5 मतलब 0.6 मीटर हमारे पास हो जाना चाहिए। इसकी देखो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड,
इसकी यूनिट सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, मीटर। लैम्डा हमें पता लग गया, तो वेव नंबर क्या होता है 1/λ, मतलब 1/0.6 मतलब 10/6 मतलब 5/3 हमारे पास ये मीटर इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, वेव नंबर। तो हम इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे अब रिगार्डिंग दी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे पास। देखिए प्लांक्स के हिसाब से सिंपली उन्होंने बताया है कि इससे पहले रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लाइट कंटिन्यूसली रिलीज की उन्होंने बात करी थी, लेकिन प्लांक्स ने बताया है कि जो एमिशन ऑफ लाइट होता है किसी भी सोर्स से, ठीक है, वो कंटिन्यूस ना होके डिसकंटिन्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फिर से हम बात करते हैं, the emission of energy is discontinuous in the form of small packets of energy known as quanta। देखिए एनर्जी पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। अगर मान लो ये जो एनर्जी या जो हमारे पास लाइट है जो रिलीज हो रही है, अगर ये लाइट रिलीज होती है, फॉर एग्जाम्पल जो एनर्जी है वो लाइट की फॉर्म में अगर रिलीज होती है, तो इस क्वांटा को हम एक और चीज बोल सकते हैं, फोटोन। तो अगर लाइट का एमिशन होता है दैट इज कॉल्ड फोटोन, और कोई भी एनर्जी का एमिशन है दैट इज कॉल्ड क्वांटा। तो देखिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से इसका पोस्टुलेट क्या है, देखिए according to PQT Planck's quantum theory, the emission of energy is discontinuous in the form of small packets of energy called quanta। और एनर्जी पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। और अगर वो लाइट जो है या अगर वो लाइट एमिट कर रहा है, व्हाइट लाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोल देंगे, फोटोन, ठीक है। इफ emitted light is white light, then it is called photon। तो इसका मतलब फोटोन और क्वांटा सेम ही होता है, ठीक है। चलिए, और उसने एक और इम्पोर्टेंट चीज बताई है कि जो भी फोटोन या जो भी जो क्वांटा रिलीज होगा उसकी एनर्जी जो होनी चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। और कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मान लो जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसका जो है फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगी, मतलब उसके जो ऑसिलेशंस रहेंगे, ऑसिलेशंस का मतलब मान लो पेंडुलम है तो वो कंटिन्यूअसली जितने ज्यादा ऑसिलेशन करेगा वो तभी कर सकता है जब इसकी एनर्जी क्या हो बेटा, ज्यादा हो। इट मीन्स हमारे पास देखिए द एनर्जी ऑफ each quanta या photon is directly proportional to frequency। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी उसके क्या होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलिए इसको अपन डिराइव करते हैं कि एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी को हम किससे लिखते हैं, न्यू के टर्म में लिखते हैं। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में यहाँ से हटा रहा हूं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, राइट, प्लांक्स कांस्टेंट से हम बोलेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर H इज दी प्लांक्स कांस्टेंट। और एक फिक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है that is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34
जूल इनटू सेकेंड। अबे यूनिट्स किस तरह से आती है वो भी अगर कभी याद रखना है तो जैसे मान लो एच हमें निकालना है, तो एच क्या होगा ई बाय न्यू। यहाँ से एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स। तो अगर ये सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो जूल इनटू सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब एच की यूनिट क्या होगी जूल इनटू सेकेंड। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, मतलब हर फोटोन की जो एनर्जी रहेगी, हर क्वांटम की एनर्जी क्या होगी E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर हो जाएगी। अब एक और टर्म या एक और क्वेश्चन इसके अंदर आता है नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने का। नंबर ऑफ फोटोन्स बताइए या नंबर ऑफ क्वांटा आपको कैलकुलेट करनी कि कितनी एनर्जी के पैकेट होंगे। मतलब कहने का मतलब है मान लो मेरे पास 100 जूल एनर्जी है और एक पैकेट की एनर्जी मान लो 2 जूल है, तो टोटल कितने पैकेट्स रिलीज होंगे एनर्जी के 50। मतलब एक की एनर्जी है हमारे पास 2 जूल एंड टोटल एनर्जी जो है वो है सपोज 100। एक या नंबर ऑफ पैकेट क्या हो जाएंगे टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 पैकेट। यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स या क्वांटा अगर निकालने हैं तो क्या हो जाएंगे बेटा टोटल एनर्जी जो गिवन होगी हमें अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, वो क्या होती है एच न्यू के बराबर। इट मींस देखिए नंबर ऑफ फोटोन एन इनटू एच न्यू इज इक्वल टू मान लो टोटल एनर्जी कितनी है ई, तो ये आ जाएगा रिलेशन ई इज इक्वल टू एन एच न्यू। एन एच न्यू हमारे पास रिलेशन हो गया। एन इज द नंबर ऑफ फोटोन, अगर एन 1 है तो एक फोटोन की एनर्जी के बराबर बन जाएगा। अगर न्यू के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो कि अगर आपको वेवलेंथ दे रखा है तो सिंस हमें पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा होता है, तो एन एच सी बाय लेमडा ये भी हमारे पास रिलेशन हो सकता है। ये दोनों रिलेशन हम अच्छे से याद रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एन एच न्यू। सिंगल फोटोन होगा तो n इक्वल टू 1, या फिर वेवलेंथ दी होगी तो एन एच सी बाय लेमडा का टर्म हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चलिए व्हाट इज दी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज दी एनर्जी ऑफ ए फोटोन having wavelength 300 नैनोमीटर, मतलब उसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। उस फोटोन की हमें क्या निकालनी है एनर्जी निकालनी है। देखिए एनर्जी क्या होता है एन एच न्यू, या वेवलेंथ दी है तो एन एच सी बाय लेमडा। यहाँ पे सिंगल फोटोन है तो एन इक्वल टू 1 हो गया, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय वेवलेंथ दैट इज 300 नैनो, मतलब 10 टू द पावर -9। सभी को आप हमेशा एसआई यूनिट में सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर आपका हमेशा एसआई यूनिट के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7 और 7 और 8 15, मतलब 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 प्लस 10 टू द पावर 15 ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर 19 राइट जूल। इतनी एनर्जी हमारे पास फोटोन की होने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। कैलकुलेट the number of photons required to emit to
emit 1 joule of energy, the total 1 joule energy of frequency 2000 सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी दे दी है 2000 सेकेंड इनवर्स, 1 जूल टोटल एनर्जी है और आपको नंबर ऑफ फोटोन लगाना है। मतलब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एन एच न्यू, एनर्जी है 1 जूल, एन हमें पता करना है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा 2000। यहाँ से इसको सॉल्व करके हम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। That is find the number of photons emitted in 10 hours by 60 watt length if wavelength of photon is 6000 एंगस्ट्रॉम। देखिए बेटे 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का आपके पास एक फोटोन है, तो 10 घंटे में कितने आपके पास फोटोन रिलीज होंगे। चलिए सबसे पहले तो हम पावर की बात करते हैं। पावर आपको दे रखी है 60 वॉट, तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम पीरियड, जो अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एनर्जी कितनी होगी। देखिए बेटा एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल पावर इनटू टाइम, और पावर कितना दे रखा है यहाँ पे 60, और पावर की वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और टाइम कितना 10 घंटे, 10 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं 10 इंटू 60, इतना हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाएगी। और टोटल एनर्जी आ गई, हमें लेमडा पता है, एच पता है, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन या E इज इक्वल टू है 60 इंटू एनर्जी हो गया एन एच सी बाय लेमडा, एनर्जी है 60 इंटू 10 इंटू 60 इज इक्वल टू एन हमें निकालना है, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट है, और नेक्स्ट हमारे पास लेमडा कितना गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 टू द पावर माइनस 10। ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, इन सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। तो पावर वाला अगर कभी क्वेश्चन है तो उसको इस तरह से सॉल्व आप कर ले। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन दे रखा है, bond energy of Cl2 is 400 kilojoule per mole. Find the wavelength of photon required to break Cl-Cl bond। देखिए एक थोड़ा सा हमारे पास एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि क्लोरीन एटम के अंदर जो Cl-Cl एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, इसका जो क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए कितनी वेवलेंथ लगने वाली। आप इधर ध्यान दीजिए एक बार कि आपको एनर्जी दे रखी है कि 400 किलो जूल, मतलब 400 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल हो गया। तो पर मोल का मतलब एक मोल हमारे पास जब Cl2 होंगे
उसकी एनर्जी इतनी होगी। हमें क्या चाहिए, एक Cl मॉलिक्यूल की एनर्जी चाहिए। तो सिंस हम बोल सकते हैं 1 मोल दैट इज NaCl2, उसकी एनर्जी है 400 into 10⁻³ जूल। तो 1 Cl2 मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो 400 into 10⁻³ डिवाइड बाय Na जूल। ये एक फोटोन की एनर्जी, सॉरी एक फोटोन की एनर्जी हो जाएगी। और वहां से हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो देखिए E इज इक्वल टू hc/λ, और लैम्डा यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो एनर्जी कितनी गिवन है, एक फोटोन की एनर्जी 400 into 10⁻³ बाय Na is equal to 6.626 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁸ by लैम्डा। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि जब भी इसे किलो जूल पर मोल दिया है तो उसको हमें Na से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो एक फोटोन की एनर्जी आने वाली। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले हैं अबाउट दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखिए बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली फोटो का मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर फोटोन के थ्रू अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर देते हैं तो ऐसे इफेक्ट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फोटोन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हुआ क्या, उन्होंने क्या किया बेटा, एक ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, इस ट्यूब के दोनों एंड क्लोज है और उसमें एक एंड पर एक मेटल प्लेट लगा, राइट। अब इस मेटल प्लेट और एक साइड में क्या लगा दिया है, डिटेक्टर। डिटेक्टर का चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही ये जो मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट के ऊपर ये कांच के अंदर हमारे पास ट्यूब है, तो यहां से जो फोटोन्स है, अब जो फोटोन होता है इसकी एनर्जी क्या होती है, h न्यू होती है फोटोन की एनर्जी, इक्वल टू h न्यू। फिर लाइट जो फोटोन जो है इस मेटल प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कराएगी, दैट इज मेटल प्लेट। तो ये क्या है हमारे पास, डिटेक्टर। डिटेक्टर या रिसीवर आप बोल सकते हो। तो इस मेटल प्लेट के ऊपर जैसे ही ये फोटोन स्ट्राइक हो तो होगा क्या, अगर आप सिंपली देखें तो ये मेटल जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में किसी न्यूक्लियस के साथ एक फोर्स से बने हुए हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर कौन सा चार्ज है हमारे पास, नेगेटिव। इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। तो जैसे आप एनर्जी दोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी अगर आपने दे दी तो इन दोनों के बीच का रिलेशन खत्म हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ सकता है, ठीक है। और ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि सपोज आपने जो फोटोन है जिसकी एनर्जी है h न्यू, वो मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करा है। तो मेटल प्लेट पे अगर स्ट्राइक करा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के साथ जिस एनर्जी के साथ बॉन्डेड है, मान लेते फॉर एग्जांपल वो एनर्जी है सपोज 10 किलो जूल। आपने यहां से जो फोटोन डाला है, फोटोन की एनर्जी कितनी है, 12 किलो जूल। फिर से समझते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड हैं इनकी एनर्जी जो है दैट इज 10 किलो जूल। आपने जो फोटोन स्ट्राइक कराया है इसकी एनर्जी मान लो 12 किलो जूल। इसका मतलब अगर आप 12 किलो जूल एनर्जी दे देंगे तो ये जो फोटोन है, सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से बाउंडेड था वहां से ब्रेक होके कहा जाएगा, बाहर। अब एनर्जी कंजर्वेशन तो होगा, आपने 12 किलो जूल एनर्जी डाली है, 10 किलो जूल एनर्जी कहां वेस्ट हो गई, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन या टू ब्रेक द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। मतलब उसको न्यूक्लियस से आजाद कराने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी खत्म होगी, तो बची कितनी, 2 किलो जूल एनर्जी। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ये बची हुई 2 किलो जूल एनर्जी ले लेगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में
और वो यहाँ से मूव करता 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 कहाँ पे आ जाएगा, डिटेक्टर के पास, और इस पूरे सर्किट के अंदर वो घूमने लग जाएगा। तो ये जो करंट जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन के मोशन से, उसे बोलेंगे हम फोटो करंट। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे इफेक्ट को क्या बोला जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए फिर से हम समझते हैं एक और बार इसको। फास्ट मूविंग फोटोन मेटल प्लेट पे स्ट्राइक हुए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं वो किधर मूव कर रहे हैं, सबके सब डिटेक्टर की तरफ, और ये सर्किट के अंदर घूमेंगे, और यहाँ से जो करंट जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड फोटो करंट, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो रहा है पूरी थ्योरी में लिख देता हूं, देखो। व्हेन photons of certain wavelength या energy strike on metal plates, the electron gets ejected from plates, and these ejected electrons are known as photoelectrons, and the current generated, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा। द करंट जनरेटेड इज कॉल्ड या इज नोन एज फोटो करंट। तो करंट जनरेट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, फोटो करंट। और इस पूरे इफेक्ट को क्या बोला जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास कि हमें मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले। सपोज जैसा भी हमने एग्जांपल लिया था कि इसकी एनर्जी निकालने की एनर्जी कितनी, 10 किलो जूल। मान लो मैं इसको 9 किलो जूल एनर्जी डाल रहा हूँ फोटोन की फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो रिलेशन है वो तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, 10 किलो जूल। इट मींस यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, और ये जो इफेक्ट है ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर मान लो मैं इसको 10 किलो जूल ही एनर्जी देता हूँ, 10 किलो जूल का मतलब उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जो बाउंडेशन है वो ब्रेक करके सरफेस के ऊपर आ जाएगा। अब उसके पास एनर्जी कितनी बची, पहले उसको 10 किलो जूल आपने दी, 10 किलो जूल कहाँ खर्च हो गई, उसको न्यूक्लियस से रिमूव करने में या न्यूक्लियस के साथ वो फोर्स को हटाने के लिए। इट मींस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 एनर्जी के साथ वो सर्किट में मूव नहीं कर सकता। इट मींस हमारे पास करंट शो नहीं होगा। अगर मान लो मैं 10.1 किलो जूल एनर्जी भी इसको देता हूं, तो 10 तो यहाँ खर्च हो जाएगी, तो बचेगी कितनी एनर्जी बेटा, 0.1 किलो जूल। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये 0.1 एनर्जी के थ्रू इस सर्किट के अंदर घूमने लग जाएंगे। इसका मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ती है किसी भी सरफेस से या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, राइट। चलिए तब हम बात करते हैं आगे। व्हाट इज वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन, इसको अपन W0 से प्रेजेंट करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, इट इज दी minimum amount of energy required to remove an electron from metal surface। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे क्या बोल देंगे हम, वर्क फंक्शन। ठीक है बेटा, तो वर्क फंक्शन W0 है, तो H न्यू 0 भी इसको हम बोल सकते हैं। देखिए
W या W0 H न्यू 0 लिख दिया मैंने। एनर्जी को हम क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला है E इक्वल टू H न्यू, तो W0 लिखा है तो H न्यू 0 लिख दिया मैंने इस एनर्जी को, वेयर W0 वर्क फंक्शन है और न्यू 0 को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है और ये हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इतने टाइम तक वो होल्ड करके रखेगा न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन को। इससे ज्यादा अगर आप देंगे तो वो न्यूक्लियस से बाहर, न्यूक्लियस के साथ जो रिलेशन है उसको ब्रेक करके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाए, राइट। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो कितनी हो जाएगी, देखो दैट इज एनर्जी इंसिडेंट, जो आपने एनर्जी डाली है, इंसिडेंट माइनस क्या कर देंगे उसके अंदर से हम वर्क फंक्शन, क्योंकि इतनी एनर्जी तो वो मेटल यूज कर लेगा, ठीक है। तो इंसिडेंट एनर्जी कितनी थी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन दैट इज W0, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, या फिर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0, ये रिलेशन हमारे पास हो जाएगा। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, h प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट और न्यू 0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कभी वर्क फंक्शन निकालने को बोलेंगे तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, W0 कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अब उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अपन याद रखेंगे, मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पहला वाला, दैट इज देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन, जैसे मान लो ये मेटल सरफेस है, तो जैसे ही इस पे फोटोन स्ट्राइक करेंगे उसी हिसाब से एकदम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, और वो कब, जब ये जो इंसिडेंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी या वर्क फंक्शन के बराबर रहेगी। ऐसा नहीं है कि मान लो आपके पास इसका वर्क फंक्शन है 10 और आप एनर्जी दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 9.9, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। या तो वो बाहर निकलेगा या बाहर नहीं निकलेगा। बाहर निकलने का मतलब सरफेस के ऊपर आ जाएगा, या अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो सर्किट में मूव भी करने लग जाए। लेकिन मान लो 10 है, आपने एनर्जी 10 ही किलो जूल दी है, मतलब वो सरफेस के ऊपर आ जाए, राइट। लेकिन एक मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट है देयर इज नो टाइम गैप, नो टाइम गैप बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है, जैसे फोटोन स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंटेंसिटी की हम बात करते हैं। इंटेंसिटी का बेसिक मतलब अगर हमारे पास हम देखें, तो जैसे मान लो ये हमारे पास वो प्लेट है, अगर मेरे पास ये बल्ब के थ्रू फोटोन आ रहे, ठीक है, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है ये जो मेटल प्लेट है इसके पास में ये बल्ब, एक बार मैं इसके पास लेके आ गया हूं, एक बार क्या है मैंने इस बल्ब को थोड़ा सा दूर रख दिया, ठीक है, ये सोर्स हो गया है और ये मेटल प्लेट है। अब कहने का मतलब है अगर जितना ज्यादा सोर्स इस मेटल प्लेट के पास रहने वाला है, ठीक है, उतने ज्यादा इस सोर्स के जो फोटोन है वो इस प्लेट पे स्ट्राइक करेंगे। अगर मैं सोर्स को बहुत दूर ले जाऊं तो इसके ऊपर आके स्ट्राइक करने वाले जो फोटोन है, इसकी जो लाइट है जो इस मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करेगी वो क्या हो जाएगी बेटा, कम। पर ये जो सोर्स है, ये सोर्स तो हमने बदला नहीं, इसका मतलब इसकी जो एनर्जी है या जो फोटोन है उसकी एनर्जी तो क्या रहेगी, वो सेम ही रहने वाली है, इसकी इंसिडेंट एनर्जी। लेकिन
हमारे पास क्या होगा, जब हम सोर्स को दूर लेके चले जाएंगे, इसका मतलब जितने फोटोन अब प्लेट पे स्ट्राइक हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे, कम। इसका मतलब जितने ज्यादा फोटोन स्ट्राइक कर रहे थे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। अब कम फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाले, क्योंकि एक फोटोन जो होता है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंड, वन फोटोन ejects one electron only, and next point, on increasing intensity, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का बढ़ाने का मतलब सोर्स को आप पास ले, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंस सोर्स ऑफ लाइट, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, वो ज्यादा मेटल प्लेट पे टकराएंगे, इंक्रीजेस, हेंस क्या होगा, फोटोन ज्यादा होंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकलेंगे, हेंस फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, और फोटो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा रहेंगे तो फोटो करंट भी ज्यादा होगा, विच इंक्रीजेस दी फोटो करंट। लेकिन अभी हमने सोर्स की एनर्जी तो बदला नहीं, सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, सोर्स की एनर्जी क्या है, एच न्यू ही है, मेटल आपने चेंज नहीं किया, इसका मतलब वर्क फंक्शन भी उसका सेम है। बस आप क्या कर रहे हो बेटा, सोर्स को पास लेके आ रहे हो या दूर लेके जा रहे हो, इसका मतलब इंसिडेंट एनर्जी नहीं बदल रही है, वर्क फंक्शन नहीं बदल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कभी भी चेंज नहीं होगी। याद रखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेस, हेंस फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और फोटो करंट भी बढ़ जाएगा, बट the kinetic energy of ejected electron will remain same, वो बदलेगी नहीं, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब अगर कोई ये पूछे कि यार जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, तो ये एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसिडेंट एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दो या इसका लैम्डा कम कर दो तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। या फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि एनर्जी आप सेम रखे जो इंसिडेंट हो रही है, आप क्या कर दो बेटा, वर्क फंक्शन कम कर दो, मतलब ऐसा मटेरियल यूज करो जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता होगा, मतलब उसका वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, कम, तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप इंसिडेंट एनर्जी बढ़ा के काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हैं या वर्क फंक्शन कम करके एनर्जी बढ़ा सकते हैं, पर इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो ग्राफ है वो अपन बना लेते हैं का, देखिए एक ग्राफ हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, रिलेशन है वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरसेप्ट क्या रहेगा, नेगेटिव, तो ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसका जो स्लोप है बेटा वो किसके बराबर आ रहा है, देखो h के बराबर आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये वर्क फंक्शन मतलब हमारे पास w0। एक अगर हम ग्राफ बनाए इंटेंसिटी या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी आप कितने बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, ये भी हमारे पास ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक मतलब क्या होता है, इजेक्शन ऑफ फोटो या
इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू दी फोटोन्स, या फिर फोटोन के थ्रू करंट का जनरेशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जितना ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और वो सर्किट में घूमेंगे, उससे करंट जनरेट होता रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना तो कंपलसरी है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। जितनी ज्यादा उससे आप एनर्जी देंगे उतनी ज्यादा स्पीड से आपके पास इलेक्ट्रॉन घूमेगा और करंट जनरेट करेगा। ठीक है, ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है। ठीक है, अगली क्लास में अपन बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।